Hello, sweet learners. You're most welcome in the channel KV Exam Idea. We are continuing on class 7th history chapter first tracing changes through 1,000 years. This is the second video on this topic, and in this video we will discuss about new and old terminologies. Please like and subscribe the channel. I hope this video will be useful for you. In this chapter, new and old terminologies, we will discuss about the significance, uses, and meaning of terminologies change over time. टर्म हिंदुस्तान हिंदुस्तान के बारे में हम जानेंगे कैसे हिंदुस्तान वर्ड समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है एंड टर्म फॉरेनर और दूसरी जो टर्म इंपॉर्टेंट है वो फॉरेनर है फॉरेनर कैसे जो है समय के अनुसार चेंज होता रहता है इस प्रकार दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में देखेंगे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एक्सिस्ट इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस जैसा हम देख रहे हैं इतिहास में हमें जो इतिहास लिखा गया वो अनेक लैंग्वेज में देखने को मिलता है जैसे हम देख रहे थे अल इदरीसी ने जो है अरबी भाषा का प्रयोग किया था और एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज का प्रयोग किया था इसके अलावा मध्यकाल जिसको हम 1000 ईयर्स कह रहे हैं ये मिडाइवल कह रहे हैं इसमें एक और नई लैंग्वेज आई जिसे हम कहते हैं पर्शियन लैंग्वेज तो इस प्रकार समय के साथ साथ इसमें हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसमें परिवर्तन होता रहता है which have changed considerable over the years और इसमें समय के साथ इस भाषा में और इन रिकॉर्ड्स में चेंज होता रहता है मिडाइवल पर्शियन डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्शियन इसमें एग्जांपल लिया है मिडाइवल पर्शियन है क्योंकि जो हमारा 1000 ईयर्स है वो मिडाइवल इंडिया से रिलेटेड है तो हमने यहाँ पे पर्शियन लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दी है पर्शियन लैंग्वेज एशिया के वर्तमान में ईरान कंट्री से बिलोंग करती है और इसमें क्या क्या चेंजेज आए देखिए मिडाइवल पर्शियन और मॉडर्न पर्शियन में इसमें ग्रामर से रिलेटेड डिफरेंस देखने को मिलते हैं वोकैबुलरी में डिफरेंस आता है और द मीनिंग ऑफ वर्ड एक पर्टिकुलर जो है वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है जैसा कि हम यहाँ पे हिंदुस्तान और फॉरेनर के रूप में विस्तार पूर्वक देखेंगे So first let's understand the term Hindustan. Today we understand it as India और आज हम जो हिंदुस्तान देख रहे हैं उसको हम इंडिया के नाम से जानते हैं और इसमें लगभग पूरा हमारा देश आ जाता है ये एक आधुनिक स्टेट है जिसे हम प्राचीन काल में हिंदुस्तान कहते थे और इसके अलावा हम देखेंगे मिनाजुल सिराज ने जो है हिंदुस्तान शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है और बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का प्रयोग कैसे किया है इस प्रकार वर्तमान समय में तो आप देख रहे हैं इंडिया सबको जो हमारा पूरा पूरा प्यारा प्यारा भारत है वो हिंदुस्तान है इसके अलावा फिर देखेंगे मिनाजुल सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस प्रकार किया है इसी लगभग 13वीं सदी में थे मिनाजुल सिराज और फिर 16वीं सदी में जो है बाबर आए और इस बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कैसे किया इस प्रकार समय के अनुसार इसमें चेंज देख रहे हैं हम जो पर्टिकुलर हिंदुस्तान वर्ड है सो वी अंडरस्टैंड द वर्ड टर्म हिंदुस्तान मिनाजुल सिराज जैसा मैंने पहले आपको बताया मिनाजुल सिराज ने हिंदुस्तान टर्म का प्रयोग किया था और ये किसमें किया इन्होंने एक बुक लिखी द बुक नेम वाज तबकाते नाशिरी students remember this book name very important and when Minhajul Siraj used this Hindustan term the term was used in the 13th century 13वीं सदी में इस हिंदुस्तान टर्म का प्रयोग मिनाजुल सिराज ने किया The term Hindustan was coined by Minhajul Siraj, a chronicler who wrote in Persian for area around Punjab, Haryana, and the lands between Ganga and the Yamuna. देखिए जो ये मिनाजुद्दीन सिराज थे एक क्रोनिकलर थे मतलब एक
हिस्टोरियन थे, और इन्होंने पर्शियन यानी पारसी लैंग्वेज, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, पारसी लैंग्वेज ईरान से निकली हुई लैंग्वेज है और ईरान में बोली जाती थी। और जब मुगल हमारे यहाँ पे आए तो उन्होंने इसी लैंग्वेज का प्रयोग किया, इस वजह से यहाँ पे इस लैंग्वेज के बारे में विशेष फोकस किया गया है। उससे पहले सल्तनत काल में अरबी भाषा का प्रयोग होता था, जो अल-इदरीसी ने प्रयोग की थी। और इन्होंने कौन से क्षेत्र को हिंदुस्तान बताया, यहाँ मैप के माध्यम से हम देखते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहले इन्होंने पंजाब और हरियाणा, जो ये पंजाब और हरियाणा का हमारा एरिया है, ये जहाँ से 500 नदियाँ निकलती है, पंजाब और ये दिल्ली वाले जैसे एरिया था, ये एरिया इन्होंने हिंदुस्तान वर्ड के लिए प्रयुक्त किया। इसके अलावा ये गंगा और यमुना का जो एरिया था, गंगा यमुना जहाँ से निकल रही थी, ये भी जो है इन्होंने हिंदुस्तान शब्द के लिए, हिंदुस्तान शब्द में माना है। मतलब हिंदुस्तान की परिभाषा सिर्फ इतनी सी इन्होंने दी है। He used the term in a political sense. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्होंने राजनीतिक रूप से हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। लैंड्स दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द दिल्ली सुल्तान, मीन्स जो भाग दिल्ली सुल्तानों के अधीन होता था वो भाग हिंदुस्तान कहलाता था। अब पहले दिल्ली, ये लाहौर, ये सारे जो एरिया है ये दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत थे, और जो एरिया इसके अंतर्गत नहीं था वो हिंदुस्तान नहीं माना जाता था। द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद एक्सटेंट ऑफ द सुल्तानेट, और जैसे जैसे सुल्तान का शासन बढ़ता गया वैसे वैसे टर्म हिंदुस्तान की जो है वो भी और ज्यादा क्षेत्र को शामिल करने लगी। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय इतना सा एरिया दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत था, तो ये एरिया ही क्या कहलाता था, हिंदुस्तान कहलाता था। परंतु धीरे धीरे देखिए इल्तुतमिश के समय में ये यहाँ तक हो गया, और ये एरिया यहाँ तक आने के कारण अब हिंदुस्तान की डेफिनेशन में ये एरिया भी आने लग गया, ये भी हिंदुस्तान की डेफिनेशन में आ जाता। जैसे जैसे इसका विस्तार आगे होता गया वैसे वैसे वो क्षेत्र जो है हिंदुस्तान के अंतर्गत आता गया। द टर्म नेवर इंक्लूडेड साउथ इंडिया, परंतु एक इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जो साउथ इंडिया था यहाँ पे जैसे दिल्ली सल्तनत के लोगों का यहाँ पर अधिकार हुआ, लेकिन इसको इन्होंने हिंदुस्तान के अंतर्गत नहीं माना। तो अब आप जो देख चुके हैं, मिनाजुल सिराज ने पॉलिटिकल सेंस में हिंदुस्तान वर्ड का प्रयोग किया, और हिंदुस्तान से तात्पर्य उनका था जो सल्तनत काल में भूभाग सल्तनत के अंतर्गत होते थे वही हिंदुस्तान कहलाता था। और जैसे जैसे सल्तनत का विस्तार होता गया वैसे वैसे हिंदुस्तान के जो शब्द है उसमें भौगोलिक क्षेत्र और आते गए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। नाउ हम देखते हैं और किसने टर्म जो है हिंदुस्तान का यूज किया। इन द अर्ली 16th सेंचुरी में एक और व्यक्ति हुए जिन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है, और वो है बाबर। और बाबर ने ये हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में किया है, टू डिस्क्राइब द ज्योग्राफी, द फोना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। फोना के साथ यहाँ फ्लोरा भी होता है, फ्लोरा एंड फोना बोथ के लिए किया है। अर्थात इन जो मिनाजुल सिराज ने हिंदुस्तान टर्म का प्रयोग किया वो पॉलिटिकल राजनीतिक रूप के लिए किया था, और इन्होंने जियोग्राफी के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया है। अब देखिए इन्होंने जो किया वो 30th सेंचुरी थी, और इन्होंने अर्ली 16th सेंचुरी में इस शब्द का प्रयोग किया। तो यहाँ की जो है वनस्पति, प्राणी, जीव जंतु, पेड़ पौधे और यहाँ के जो कल्चर था उसके लिए बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, इन्होंने कोई भौगोलिक क्षेत्र इसमें शामिल नहीं किया। दिस वाज समवॉट सिमिलर टू द वे द 14th सेंचुरी पोइट अमीर खुसरो यूज वर्ड हिंद। और एक बहुत मशहूर कवि हुए अमीर खुसरो, उन्होंने हिंद शब्द का प्रयोग हिंदुस्तान के लिए किया था। तो ये जो बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड किया वो भी इनसे बहुत मिलता जुलता था। इस प्रकार हम देख रहे हैं मिनाजुल सिराज ने राजनीतिक रूप से हिंदुस्तान वर्ड का प्रयोग किया, और बाबर ने भौगोलिक रूप से हिंदुस्तान वर्ड का प्रयोग किया। नाउ वी अंडरस्टैंड टर्म फॉरेनर। फॉरेनर कौन होता था, मध्यकाल में फॉरेनर किसे माना जाता था, आज के समय में फॉरेनर किसे मानते हैं, ये सारे हम यहाँ देखते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं फॉरेनर वर्ड यूज इन हिंदी एज परदेसी। हिंदी में फॉरेनर को हम परदेसी कहते हैं। इन पर्शियन अजनबी। पर्शियन लैंग्वेज कहाँ की है? ईरान की है और इसे पारसी भी बोलते हैं और ये मुगल काल की मुख्य भाषा थी। इस कारण इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। उसमें फॉरेनर को क्या कहा जाता था? अजनबी कहा जाता था। ये दोनों शब्द बच्चों आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि कई बार जो है इससे संबंधित प्रश्न आपके यहाँ पूछे जा सकते हैं। Now it is used today to mean someone who is not an Indian. आज हम परदेशी किसे मानते हैं? आज के परिप्रेक्ष्य में वो व्यक्ति फॉरेनर है, विदेशी है, परदेशी है, अजनबी है, जो इंडिया में नहीं रहता है, जिसे इंडिया की नागरिकता नहीं है, किसी दूसरे देश में रहता है, तो वो व्यक्ति फॉरेनर कहलाता है। In the medieval period, a foreigner was any stranger who was not a part of that society or culture. लेकिन हम मिडाइवल की देखते तो मिडाइवल काल में किस व्यक्ति को फॉरेनर माना जाता था? सबसे पहले यदि वो व्यक्ति स्ट्रेंजर हो, किसी दूसरे गांव से आया हो और जिस गांव में आया हो उस गांव के लोग उसे नहीं जानते हो, उसका कल्चर और सोसाइटी उस गांव के लोगों से मेल नहीं खाता हो, तो वो स्ट्रेंजर फॉरेनर कहलाता था। इन मिडाइवल काल के उस गांव के लोगों के लिए परदेशी और अजनबी होता था। नेक्स्ट एग्जांपल है ए सिटी ड्वेलर therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner। यानी शहर में रहने वाले लोगों के लिए, जो जंगल में रहने वाले लोग थे, फॉरेस्ट में रहते थे, वो लोग क्या कहलाते थे? उनके लिए स्ट्रेंजर होते थे, उनके लिए फॉरेनर होते थे, उनके लिए अजनबी होते थे, उनके लिए परदेशी होते थे। क्योंकि जो फॉरेस्ट में ट्राइबल्स लोग रहते थे, उनका कल्चर और उनकी सोसाइटी इन शहर में रहने वाले लोगों के कल्चर और सोसाइटी से अलग होती थी। तो ये शहर के लोगों के लिए एक तरह से स्ट्रेंजर व्यक्ति होते थे, इनकी कल्चर और सोसाइटी अलग होती थी, इसलिए शहर वाले लोग फॉरेस्ट से आने वाले यानी आदिवासी लोगों को विदेशी मानते थे। इस प्रकार आप देख रहे हैं मध्यकाल में फॉरेनर की परिभाषा बहुत ही सीमित दायरे तक होती थी। यदि दूसरे गांव का व्यक्ति, जो आसपास के गांव के लोग, दूसरे गांव का व्यक्ति भी किसी गांव में आ जाता और गांव के लोग उसे नहीं जानते या उसकी सोसाइटी और कल्चर उससे नहीं मिलता था, तो वो व्यक्ति भी जो है फॉरेनर कहलाता था, विदेशी कहलाता था, परदेशी कहलाता था। हु आर नॉट ए फॉरेनर। अब हम देख रहे हैं किसको विदेशी नहीं मानते थे। Two peasants living in the same village were not foreigners to each other। एक ही गांव में यदि दो किसान रहते थे या दो व्यक्ति रहते थे तो उसे फॉरेनर नहीं माना जाता था। तो दे बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स और कास्ट बैकग्राउंड, चाहे उनके जो है धर्म अलग अलग हो और कास्ट भी उनकी अलग अलग हो। जैसा हमने पहले देखा उसमें क्या था, यदि उनका कल्चर जो है डिफरेंस है तो उसे फॉरेनर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं यदि एक ही गांव के अंदर दो व्यक्ति रह रहे हैं, चाहे उनका रिलीजन अलग अलग हो या उनकी कास्ट अलग हो, वो विदेशी नहीं माने जाते थे। उस समय विदेशी कौन माना जाता था? जो उस गांव का व्यक्ति नहीं होता था, दूसरे गांव से आने वाला व्यक्ति भी उस समय फॉरेनर माना जाता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक आवर चैनल एंड सब्सक्राइब इट to click on the red bell icon.